Everyone, welcome back to Garden of GS and today's session will be दृष्टि IAS UP PCS टेस्ट नंबर 6 और ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 21 के विकास क्रम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। एकी गोपालनवाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी। हाँ ठीक है, और इसमें बोला था कि इसकी संकीर्ण व्याख्या की थी और इसमें मतलब मेनली ये बोला था कि केवल कार्यपालिका की कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल 21 की बात हो रही है। तो ठीक है, इस पर बाद में बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना भी हुई थी एके गोपालन केस की। फिर आया मेनका गांधी केस 1978। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, उचित एवं तर्क संगत भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी ठीक है स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने फिर इसको ब्रॉड किया, इसकी व्याख्या को, और फिर बोला कि जो न्यायपालिका ने ऐसा निर्णय दिया कि जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो होनी चाहिए, दूसरा न्याय संगत होनी चाहिए, उचित एवं तर्क संगत भी होनी चाहिए। ठीक है, मेनका गांधीवाद ने प्रभावी रूप से भारतीय न्यायशास्त्र में अमेरिकी प्रक्रियात्मक सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को सम्मिलित किया था। ठीक है, इसमें प्रोसीजरल जो है प्रोसेस को भी शामिल किया था इन्होंने और इसको और ब्रॉड बनाया था और रिलेवेंट बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को जीवन के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता नहीं, ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्रदान करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजता के अधिकार के संरक्षण। निजता का अधिकार मतलब आर्टिकल 21 की बात हो रही है। इसके संरक्षण में सही कथन बताना है। वर्ष 2017 के न्यायमूर्ति ए.के. पुट्टास्वामी केस के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, ये पुट्टास्वामी जो केस था वो निजता के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। भारत में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में माना जाता है। हाँ ये भी ठीक है, निजता के अधिकार को मूल अधिकार में, और ऐसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे अच्छी नींद लेने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार हो गया, अपने मनपसंद विवाह करने का अधिकार। ये तो यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और वो भी ये मनपसंद विवाह करने का अधिकार निजता का अधिकार के अंतर्गत आ गया, जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। इसमें सुमेलित नहीं है बोला है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध से मुक्ति दिलाने हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अगर किसी को बंदी बना लिया गया अवैध कारणों से, मतलब कोई भी लीगल नहीं, ऐसे मनमाने तरीके से बंदी बना लिया गया, उसने कुछ किया भी नहीं था, तो उसमें मुक्ति दिलाई जा सकती है। ठीक है, परमादेश अवैध रूप से शासकीय पद पर धारण किए जाने के विरुद्ध जारी किया जाता है। नहीं, अवैध रूप से अगर कोई शासकीय पद धारण करते हैं तो उसके लिए अधिकार परीक्षा आता है, और अधिकार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि गलत ही पूछा है इसमें, तो ये परमादेश गलत हो गया। फिर उत्प्रेषण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण में ये होता है मेनली कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब उस डिसीजन को लेकर के फिर जो है ये बाद में कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है और फिर मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि जिस कोर्ट का मामला था उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से ये भी ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। अधिकार परीक्षा अब ये यहाँ ऊपर चला गया तो ये तो गलत ही हो गया। लोक कर्तव्य के पालन है तो बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो कौन सा गलत है? 2 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कैदियों के अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कैदियों को विधि द्वारा प्रतिबंधित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। हाँ, मूल अधिकार कैदियों के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होते हैं, बस क्या रहता है इनका कि कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है इनके। तो ये ऑप्शन ठीक है। अनुच्छेद 21 दोष सिद्ध कैदियों एवं विचाराधीन कैदियों दोनों पर लागू होता है। हाँ, अनुच्छेद 21 किसी से भी नहीं छीना जा सकता है, वरना तो ऐसे तो फिर जेल में किसी का भी हैरेसमेंट होता रहे, पता ही ना चले, या उनके खिलाफ कोई आवाज़ ही ना उठा सके। एकांत परिरोध बिना किसी सांविधिक प्राधिकार के अधिरोपित किया जा सकता है। एकांत परिरोध का मतलब हो गया कि किसी को अकेले ही कैद कर दिया गया, अकेले एक कमरे में कैद कर दिया गया। इससे तो फिर उसको कितना भी टॉर्चर कर लेंगे और वो बाद में उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो बिना किसी सांविधिक प्राधिकार के नहीं किया जाता है। ये स्पेशल केस में ही ऐसा होता है। और मेनली एक केस आया था जो बहुत फेमस हुआ था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस, उसमें ये चीज़ें काफ़ी फेमस हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। डीपीएसपी के संदर्भ में बताना है कि
गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत कौन सा है? अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत, तो ये तो गांधी जी का है ही है। अनुच्छेद 43 क्या है? उद्योगों से संबंधित है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 पर्यावरण का है, ये भी है, एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो 1 2 4 तो हो ही गए। और 43B ये बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है, और 43B में मेनली है कि जो उद्योग हैं उसमें कामकाज से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, मतलब चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। डीपीएसपी सभी परिस्थितियों में मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। नहीं, सभी परिस्थितियों में मूल अधिकार पर अभिभावी का मतलब है कि मूल अधिकार से ऊपर हो सकते हैं। नहीं तो कुछ केस हैं जैसे 39B और 39C, ये दो केस जो हैं, ये दो आर्टिकल्स, इन दोनों में जो है मूल अधिकारों से आर्टिकल 14 से ऊपर इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मूल अधिकार न्यायालय के विचार योग्य है तथा डीपीएसपी न्यायालय के विचार योग्य नहीं है। हाँ, अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कौन से विषय शामिल किए जाने का उद्देश्य रखते हैं? विवाह और तलाक तो है ही है, भरण पोषण एवं निर्वाह व्यय ये वो हो गया। एलुमिनी की बात हो रही है कि अगर किसी ने तलाक दे दिया तो उसके बाद जो भरण पोषण वाइफ को और उनके बच्चों को मिलता है। उत्तराधिकारी एवं विरासत ये भी है कि जमीन का या किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण आगे उत्तराधिकारियों को कैसे होगा। दत्तक ग्रहण एवं संरक्षकता ये भी है, चारों ही हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन बताना है। कथन कारण, राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से करों का भुगतान करना एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, देखिए इसमें बोला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की जब भी बात आएगी तो 51A की बात हो रही है, और कर चुकाना या कर जमा करना, कर देना, टैक्स पे करना एक नागरिकों की ड्यूटी है, लेकिन ये मूल कर्तव्य में 51 में नहीं शामिल है। भाग जो 4A है उसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान के कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। हाँ ठीक है, जो स्वर्ण सिंह समिति थी इन्हीं की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये शामिल मूल कर्तव्य शामिल किए गए, मतलब आर्टिकल पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन उसमें करों का भुगतान की इन्होंने सिफारिश तो की थी बट माना नहीं गया। तो उस टाइम पे थे 10, बाद में 11वां जोड़ा गया, कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, लेकिन कर टैक्स पे करना मूल कर्तव्य कहीं भी दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुकरण, क्षमादान। अब देखिए इसमें पहले आपको जो जो पता है वो आप देख लीजिए। परिहार होता है कि सजा कम हो जाती है लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, तो दोष सिद्धि का पूर्ण रूप से निरस्तीकरण ये तो होता है क्षमादान में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 तो वैसे ही गलत हो गया, और सी भी गलत हो गया, तो 2 और 3 जिसमें जिसमें है वो हटा दीजिए। ऑप्शन क्या आ गया? ए। बाकी हम देख लेते हैं एक बार। लघुकरण, लघु दंड द्वारा मूल दंड का प्रतिस्थापन। हाँ, लघुकरण में कुल मिलाकर के दंड की को मूल दंड से छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो परिहार है, अब आप सोच रहे होंगे परिहार और लघुकरण में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना या 5 साल की सजा में बदल देना, ये हुआ लघुकरण। ठीक है, लेकिन परिहार का मतलब हुआ कि अगर किसी को 10 साल की सजा थी तो उसको 5 साल की कर दी गई। मतलब मृत्यु दंड को लघुकरण नहीं, परिहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परिहार का मतलब है अभी भी कारावासी, बस 10 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। बट लघुकरण में सजा की प्रकृति भी बदल सकती है, वही तो लघु दंड द्वारा मूल दंड का प्रतिष्ठापन। ठीक है, और क्षमादान होता है कि इसमें पूरी तरीके से ही खत्म कर देते हैं, और प्रविलंबन होता है कि कारावास अवधि में कमी नहीं। प्रविलंबन मतलब विलंब से देख लीजिए, विलंब मतलब देर, तो कुछ कारणों से अस्थायी रोक लग जाती है उस पर। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है या इस तरह का केस है तो उसमें अस्थायी रोक लग जाती है। फिर अनुच्छेद बताना है, विषय वस्तु। अनुच्छेद 111
राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय, ये कैसा क्वेश्चन है? ये शायद कूट वाला है क्या? हाँ ठीक है, ये कूट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मान लीजिए हमें नहीं आता, हम कॉमन सेंस से करते हैं। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 हमें पता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 111 और 200 ये होंगे एक जैसे ही, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है? 89 का। और 89 का डिफरेंस अगर रहता है तो वो केंद्र और राज्य का लगभग परिस्थितियों में आर्टिकल सेम होता है, बस वो जो ज़्यादा वाला होता है वो राज्य का हो जाता है, और मतलब 89 प्लस कर दो केंद्र वाले आर्टिकल में तो वो राज्य का बन जाता है। अब हम देखें इन दोनों में सेम ही होगा, क्या सेम हो सकता है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति। ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति सहमति देते हैं, राज्य में राज्यपाल देते हैं, तो ये मैच हो जाएगा। ठीक, अब आया 201। 201 कुछ डिफरेंट हो सकता है। राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय। केंद्र में तो ऐसा होता नहीं कि राष्ट्रपति किसी और के लिए आरक्षित कर दें, बट राज्य में ऐसा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। तो अब हम देखते हैं A2, B3, C1, A2, B3, C1, इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ किस ट्रिक से। अध्यादेशों के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने के संदर्भ में बताना है। कौन सा कथन सही पूछा है? ठीक है, अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किए जा सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। ठीक है, अध्यादेश इसीलिए होते ही हैं कि अगर मान लीजिए संसद सत्र में नहीं है और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें नियम बनाना जरूरी है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? अध्यादेश ले आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कोई अध्यादेश संसद के किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता है। कर सकता है, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें उस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो गया, संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश लेके आएंगे और उस कानून को निरस्त कर देंगे। बाद में पार्लियामेंट उसको पास करेगी तब कानून बनेगा। अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होती है? 6 माह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, इतनी होती है अध्यादेश की वैल्यू। ठीक है, इतने दिन तक रहता है। तो ये कोई भी इसकी वैल्यू वही होती है जो किसी कानून की होती है। तो इसलिए किसी भी, जैसे संसद किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, निरस्त कर सकती है, ऐसे राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में विधित निहित विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख डायरेक्टली कहीं भी नहीं है संविधान में कि कौन कौन सी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन है, ये ध्यान रखना है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकारों का प्रावधान करता है ना, अभी वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, बस राज्यपाल का करता है। तो आंसर हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अनुच्छेद 76 द्वारा सृजित एक संवैधानिक कार्यालय है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि जैसे भारत का महान्यायवादी होता है जिसको ठीक है, तो महान्यायवादी जो है उन्हीं को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो इनका आर्टिकल जो है वो 76 में दिया हुआ है, और इसमें ये है कि अटॉर्नी जनरल के सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दो भी जो है केंद्र सरकार को विधिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल वही जो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होते हैं, का कार्यालय भी एक संवैधानिक कार्यालय है नहीं, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में ना, भाग 5 में केवल अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, वो भी आर्टिकल 76 के तहत। बाकी सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनका उल्लेख कहीं नहीं है संविधान में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 43 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। संसद के सत्र के दौरान सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनको ये पावर मतलब ये विशेषाधिकार मिला हुआ है। सांसदों को दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट है नहीं, आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं है, ये 40 दिन वाली भी शर्त में। ठीक है, बस ये है कि इनके साथ एक कंडीशन ये होती है कि अगर गिरफ्तार करना है और मान लीजिए हाउस के अंदर संसद सभा की बैठक चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा की, और किसी सांसद को गिरफ्तार करना है, तो अध्यक्ष या सभापति उनसे अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 44 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रश्नकाल के संदर्भ में बताना है। राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष किसी प्रश्न की स्वीकार्यता का निर्णय करते हैं। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो पहले वो अध्यक्ष को बताया जाता है, पूर्व नोटिस दी जाती है जिसको बोलते हैं। तो पूर्व नोटिस में वो पहले जो है स्वीकार करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले से ही किसी संसदीय समिति के विचाराधीन है तो उसे नहीं पूछा जा सकता। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर पूछेंगे भी तो टाइम ही बर्बाद होगा। वो बता देते हैं कि संसदीय समिति के विचाराधीन है, तो इसीलिए इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए फिर ऐसे क्वेश्चन को पूछने से मना ही कर दिया गया है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट है 51A। 51A का मतलब मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना, ये है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी है। गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, और डीपीएसपी का मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये भी है। तो कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1967 में राजनीतिक दल बदल की समस्या की जांच करने के लिए वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, देखिए एक ऐसे क्लू सा बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है, किसी की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया, वो नाम अगर बहुत फेमस नहीं है, अब जैसे बोला जाए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, या बोला जाए इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो एक बार थोड़ा सा डाउटफुल होता है। अदरवाइज जैसे वाई.बी. चौहान का नाम दिया तो एग्जामिनर के मन में ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में कोई समिति गठित हुई। ठीक है, और वो भी है किससे संबंधित? दल बदल। जो दल बदल में हम जान रहे हैं कि 52nd अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन इतना सब बच्चों को नहीं पता होता है कि वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में कोई समिति गठित हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, हमेशा नहीं बट जनरली ध्यान रखना है। समिति ने सिफारिश की कि जो विधायक पार्टी बदलता है उसे एक निश्चित अवधि के लिए मंत्री बनने से रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब समिति ऐसी सिफारिश तो कर ही सकती है क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ? 52वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1985 में, और उसमें दल बदल के आधार पर जो है सदस्यता निरस्त की जाने लगी। तो पहले था कि अगर 1/3 सदस्य इसकी छोड़ करके, अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, लेकिन अब संशोधन करके इसका भी दुरुपयोग शुरू हो गया, मतलब 1/3 मेंबर भी जाना शुरू कर दिए। तो अब हो गया 2/3 मेंबर, अगर छोड़ के जाएंगे तभी उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, अदरवाइज उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और उनके पास 2 ऑप्शन है, वो या तो किसी और पार्टी में जा सकते हैं या फिर वो कोई नई पार्टी बना सकते हैं। तो अध्यक्ष की शक्ति बताना है। लोकसभा अध्यक्ष निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, अगर कोई निजी सदस्य किसी विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो एक संबंधित समिति होती है, उसके सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, परंपरा के अनुसार लोकसभा उपाध्यक्ष आमतौर पर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक परंपरा चली आ रही है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों ही सही हैं। बहुमत के प्रकार बताना है। कुल सदस्यों के 50% से अधिक अगर हैं, अध्यक्ष को हटाना है तो कुल सदस्यों के 50% से अधिक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रभावी बहुमत की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। किसको प्रभावी बहुमत कहा जाता है? प्रभावी बहुमत से इनको हटाया जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ कुल सदस्यता का बहुमत। हाँ, मतलब वही पहले उपस्थित और मतदान का बहुमत और प्लस 2/3, ये है तो मौलिक अधिकार में संशोधन। ठीक है ये भी, क्योंकि मौलिक अधिकार में संशोधन कोई साधारण बहुमत से नहीं हो जाएगा ना। और अध्यक्ष को हटाने का भी ध्यान रखना है, रिक्तियों को हटा करके बात होती है। और सरकार के गठन में टोटल का 50%, मतलब रिक्तियों सहित टोटल का 50%, तो ये भी ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक अगर हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित। ठीक है, मतलब जितने हैं उसमें, मान लीजिए 500 मेंबर की है लोकसभा, उसमें से अगर 400 मेंबर उपस्थित हैं तो उनका मतदान करने वाला अगर 200 लोगों ने, 200 + 1 लोगों ने, अगर 200 से ज़्यादा लोगों ने अगर मतदान कर दिया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
रिक्तियों सहित का कुल मिलाकर के मान लीजिए ये 500 मेंबर हैं, तो 500 का 50% से अधिक। सरकार का गठन में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये इसमें 250 से ज़्यादा होने चाहिए। अब समझ में आ गया। सरकार का गठन अगर है तो वहाँ पे चाहे 400 ही मेंबर उपस्थित हो, लेकिन तब भी कुल पद की बात होती है कि कुल में से 250+1 होना चाहिए उपस्थित। और मतदान ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए है कि 500 में से 400 ही उपस्थित हुए, तो 201 सदस्य ने दे दिया तो भी हो जाएगा। मौलिक अधिकार का आप समझ गए कि टोटल का आधे से ज़्यादा उपस्थित होने चाहिए, मतलब 500 हैं तो 500 में से 250 तो उपस्थित होने ही चाहिए, 250 से ज़्यादा, ठीक है। और जितने लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए 300 लोग उपस्थित हैं, 300 ने वोटिंग की, उसमें से 2/3 मतलब 200 लोग इसके फेवर में अगर वोट देते हैं, तभी जा कर के मौलिक अधिकार में संशोधन होगा। और अगर ऐसे डायरेक्ट समझे 500 के मान लीजिए 500 उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 जब होगा तभी जा कर के फिर वोटिंग हो पाएगी। तो ये मान के चलिए कि करीब 360 से ज़्यादा लोग हैं अगर, तो ही वोटिंग हो पाएगी, ठीक है। और ये है कुल सदस्यों के 50% से अधिक रिक्तियों को छोड़कर। जैसे टोटल है 500 मेंबर, 500 में से 20 मेंबर हैं जो 20 पद हैं वो खाली हैं, किसी की मृत्यु हो गई या किसी का उपचुनाव होना है, मतलब किसी क्षेत्र में, तो अब बचे 480। इस 480 में से आधा का मतलब हो गया 240+1 होगा अगर, तभी अध्यक्ष हटेगा, ठीक। तो इसमें उपस्थित का नहीं है, उपस्थित वाली शर्त इसी में है। एक तो मौलिक अधिकार ये 2/3 वाले में, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव में। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। बजट के अधिनियमन के संदर्भ में बताना, चरण बताने हैं। सबसे पहले क्या होती है, बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे, नंबर 1। फिर सामान्य चर्चा होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, ठीक है। फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, और सबसे लास्ट में क्या होता है, वित्त विधेयक पारित। अब आप देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा तो 2 सबसे पहले होना चाहिए और 5 सबसे लास्ट में होना चाहिए। ये ऑप्शन हट गया, 3 बचे हमारे पास। फिर अब प्रस्तुत करेंगे, फिर चर्चा होगी, तो ऑप्शन डी भी हट गया। अब देखिए, अनुदान की मांगों पर प्रस्तुति और दूसरा है विनियोग विधेयक। ये आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, मतलब कुछ लोग को आ रहा होगा, कुछ लोग को मतलब थोड़ा डाउट होगा कि इसमें कौन सा होगा। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, वोटिंग होती है, फिर विनियोग विधेयक पारित हो जाता है, और फिर वित्त विधेयक पारित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि अनुदान की मांगों पर मतदान ये 3rd चरण होता है, 3य चरण, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए अनुदान है, अनु में क्या आ रहा है, 3, ये 3 आ रहा है ना, तो ये हो गया 3य चरण। बाकी 2 तो आप पहले के समझ ही गए कि पहले प्रस्तुत करेंगे फिर चर्चा करेंगे। और वित्त विधेयक वो सबसे लास्ट में आता है, तो विनियोग विधेयक बीच में बचा, ठीक है। धन विधेयक, ये सब बस याद करने की ट्रिक है, अगर याद है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना जोर देने की, नहीं याद है तो इस तरह से थोड़ा सा उटपटांग करके दिमाग में बैठा लीजिए। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल किसी कर के आरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन तथा जुर्माना लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल है। नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो धन विधेयक में शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया। प्रत्येक धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है और इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है। जैसे साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसको कोई भी निजी मेंबर प्रस्तुत कर सकता है। निजी मेंबर का मतलब जो मंत्री नहीं है। निजी मेंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट इंसान चला गया, नहीं। सांसद है लेकिन मंत्री नहीं है, वो जो इंसान व्यक्ति होगा वो निजी बोला जाता है, ठीक है। तो कि अगर वो कोई बिल लेकर के आता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक। तो लेकिन धन विधेयक को केवल मंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, वित्त विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक ए और वित्त विधेयक बी, ठीक है। जो ए होता है उसमें प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो साधा धन विधेयक की तरह ही होती है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा, और दूसरी चीज़ वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है।
तो वित्त विधेयक 1 क्या बोल रहे हैं कि संसद के किसी भी सदन में नहीं, तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और बाकी जो है राज्य विधेयक, राज्यसभा को इसमें धन विधेयक की समान शक्तियां प्राप्त होती, विपरीत। जैसे राज्यसभा जो है उसको धन विधेयक के विपरीत इसमें बाकी हर मामले में समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है। जैसे धन विधेयक में क्या था, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं थी, इसमें राज्यसभा के पास बाकी पावर है। बस इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बाद में वो राज्यसभा को भेजा जाता है, प्रस्तुत हमेशा लोकसभा में, एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, ठीक है। और तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है राज्यसभा को वित्त विधेयक 4 को ये 4 नहीं है, यहाँ देखिए आप वित्त विधेयक ये ऐसे लिखा हुआ है 1, ये 1 हो जाएगा। राज्यसभा को वित्त विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। मैंने बताया ना कि केवल 2 शर्तें होती हैं जो धन विधेयक में राज्यसभा को कम पावर देती हैं। एक तो होगा कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और बाकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बाकी अस्वीकार कर सकती है राज्यसभा। तो ठीक है ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। निम्न में से कौन सा भारत में प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है कि मान लीजिए संसद ने जो है ट्रैफिक रूल का एक एक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब ट्रैफिक एक्ट पास किया तो ट्रैफिक एक्ट अलग चीज़ है वो तो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नियम, ठीक है, जिसको रूल बोलते हैं और विनियम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बनाई जाती हैं। जैसे रूल्स एंड विनियम को बोलते हैं रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। फिर बाई लॉज बनाए जाते हैं जिसको उपनियम बोलते हैं, तो बाई लॉज हो गया। ये सब मतलब जैसे आप देखते हैं शासनादेश जिसको बोलते हैं, तो शासनादेश कौन बनाता है, अधिकारी लोग बनाते हैं, सचिव वगैरह बनाते हैं। तो उसकी बड़ी पावर कहाँ से मिली होती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया। बाकी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉज ये सारा जो रहता है वो कार्यपालिका अपने हिसाब से बना लेती है। तो प्रत्यायोजित विधान इसी चीज़ को बोलते हैं कि एक एक्ट के बाद उसमें कितनी जो चीज़ें जोड़ी गई वो सारी प्रत्यायोजित विधान हो गई, जिससे कार्यप्रणाली आसान हो सके। तो नियम विनियम आएगा, स्थानीय प्राधिकरणों के उपविधि आएंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश नहीं, क्योंकि अध्यादेश जो है वो पार्लियामेंट ने इसको पास किया ना, तो प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश है वो इसके पैरेलल होता है, ना कि इसके नीचे होता है। मतलब किसी एक्ट को आसान करने के लिए या और एक्सपेंशन उसको देने के लिए नहीं बनाया जाता है अध्यादेश। अध्यादेश मैंने बताया था कि ये किसकी पावर क्या होती है, जब सत्र में नहीं होता है हाउस तो अध्यादेश लाया जाता है, ताकि उस समय ये पार्लियामेंट के एक्ट की तरह काम करता है। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। बाकी वैज्ञानिक साधन ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 to 4, ऑप्शन ए। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केशवानंद भारती मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है, ठीक है। केशवानंद भारती 1973 में आया था ये जजमेंट, और इसमें ये बात कही गई थी, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, और ये था कि संविधान उतना ही संशोधन कर सकती है जितना मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही असंवैधानिक कानूनों को अमान्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अगर संविधान में अगर लगता है कोई भी संशोधन ऐसा हुआ या कोई भी एक्ट ऐसा पारित हुआ है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है या कम कर रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि उस कानून को अमान्य घोषित कर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। द्वितीय न्यायाधीश मामला, इसको सेकंड जजेस केस बोलते हैं। इसमें कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना करते हुए यह निर्णय दिया गया कि परामर्श का वास्तविक अर्थ सहमति है, ठीक है। जो सेकंड जजेस केस था उसमें परामर्श का मतलब जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है कि आप इनकी नियुक्ति करें। मेनली जो जजेस केस है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम लोग एज ए स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं उसमें मेनली जो रहता है कि जजेस की नियुक्ति के बारे में मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी जजेस केस को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बस ये है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहे हैं जजेस कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किसको नियुक्त करेंगे और अदर जस्टिस किसको नियुक्त करेंगे, ये उसकी बात होती है। तो उसमें जो एक कोलेजियम चलता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है और उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं। तो उसमें होता है कि वो माने या ना माने।
तो सेकंड जजेस केस में कहा गया कि जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जा रहा है उसका वास्तविक अर्थ सहमति है, मतलब आपको सहमति देना ही पड़ेगा। तो ये सेकंड जजेस केस में कहा गया था, ठीक है। सेकंड जजेस केस में एक चीफ जस्टिस और प्लस 2 अदर जस्टिस, 3 मेंबर की बनाई गई थी एक जो है जूरी, कि ये मिलकर के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को परामर्श देगी। फिर इसको चेंज किया गया और थर्ड जजेस केस आया। थर्ड जजेस केस में 1 + 4 मेंबर कर दिया गया, मतलब टोटल 5 मेंबर की जूरी होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकंड जजेस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को अनुशंसा करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। देखिए 4 की बात है, लेकिन किस में है ये, थर्ड जजेस केस में। और सेकंड जजेस केस में क्या है, 2 मेंबर, ये वाला है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दोहरे परिसंकटमय का सिद्धांत। दोहरा परिसंकटमय होता है कि जैसे एक अपराध के लिए 2 सजा देना, जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उसको 2 अलग अलग सजाएं मिल गई, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया और हमसे पूछा ही गलत है। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत होता है कि जिसमें मान लीजिए 2 अलग अलग तरह से व्याख्याएं हो रही हैं, तो कुछ ऐसी व्याख्या कर दी जाए जिसमें संघर्ष से बचा जा सके, तो ये ठीक है। ग्रसन का सिद्धांत, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नहीं, ग्रसन का सिद्धांत ये नहीं था। ग्रसन का सिद्धांत है कि संविधान से पहले की जो विधियां बनी हुई हैं उनके संबंध में बताया गया है कि वो विधि किस हद तक खत्म होगी, किस हद तक अभी भी लागू रहेगी। प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत, प्रादेशिक गठजोड़ का मतलब है, इस सिद्धांत में ये है कि एक राज्य के कानून उसी राज्य में लागू रहते हैं सामान्यतः। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का अपना कानून है, मध्य प्रदेश का अपना है, हरियाणा सरकार का अपना कानून है, और हो सकता है तीनों के कानून अलग अलग हों। तो उत्तर प्रदेश का कानून हरियाणा में तभी लागू होगा अगर कोई ऐसा मामला है जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाकर के हरियाणा में रह रहा है और कुछ अपराध कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो अगर इस तरह का है कि पर्याप्त उनमें एक संबंध बना हुआ है, तो उस केस में उत्तर प्रदेश का कानून हरियाणा में उस व्यक्ति पर लागू हो सकता है। कि मान लीजिए वो भाग के चला गया वहाँ पे, यहाँ से बचने के लिए वहाँ चला गया, तो इस तरह के केस में प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो ये रहता है कि उस विषय और राज्य के बीच पर्याप्त संबंध अगर बने हैं तो राज्य के बाहर ये कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। तो गलत पूछा है तो 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है, एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है रहा है या नियुक्त किए जाने योग्य है, मतलब हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो भी सकता है, पहले कभी रहा हो मतलब पूर्व न्यायाधीश हो गया, और योग्यता रखता है, अभी है नहीं, इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन है इसमें 1 + 4 का कॉन्सेप्ट है, एक हो गया अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं इनके। और आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जिसे सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान हो। नहीं, आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि आयोग का अध्यक्ष बस एक कंडीशन दी गई है कि लोक कार्यों में अनुभवी व्यक्ति हो। तो सामान्यतः जो सचिव वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो सीनियर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तो वो बाद में बना दिए जाते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो रिटायर हो गए तो उसके बाद उनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि इनको लोक कार्यों का अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी 4 मेंबर की अलग अलग अर्हताएं हैं। जैसे एक है कि हाई कोर्ट का, यही वाला जो पहली वाली शर्त है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, रहा हो या फ्यूचर में बनने के लिए अर्ह हो, ठीक है। दूसरा है सरकारी लेखों, वित्त और लेखों का उसको विशेष अनुभव हो, एक चीज़, ये 2 हो गई। तीसरा है कि वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति हो। चौथा हो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। मतलब 4 जो सदस्य हैं, चारों की अलग अलग योग्यताएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं, जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य कौन हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में होंगे, ठीक है, होंगे। राजस्व या वित्त विभाग के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ये भी ठीक है। अब देखिए इसमें एक से आप हटाएंगे पहले, इसमें देखिए 4th ऑप्शन क्या बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। मतलब एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि अगर वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं तो नो डाउट प्रधानमंत्री उनसे बड़े पद पे हैं, मतलब उनकी हायरार्की बड़ी है। तो अगर वित्त मंत्री अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष क्यों होगा, उनके अंडर में थोड़ा काम करेंगे प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन 4 जिसमें जिसमें वो तो आप पहले ही हटा दीजिए, ठीक है।
2 हट गए, बाकी 2 और 3 दोनों में कॉमन है। 1 देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में होंगे। जीएसटी काउंसिल है किससे संबंधित? फाइनेंस से ही तो संबंधित है, तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हो गए। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी देख लीजिए, इसमें मेनली होता है कि एक होते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी केंद्र सरकार में राजस्व या वित्त विभाग के जो प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा हर राज्य सरकार एक जो है अपना वित्त मंत्री या कराधान का कोई प्रभारी मंत्री है, या अगर वित्त मंत्री नहीं तो किसी और किसी मंत्री को वो इसके सदस्य के रूप में नामित करती है। ठीक है, तो हर राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इसकी जो वोटिंग होती है उसमें 2/3 जो है वो होता है राज्यों का कंट्रीब्यूशन और 1/3 जो रहता है केंद्र का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और अगर कोई भी अधिनियम पास होना है, कोई भी नियम कानून जो भी बनना है, उस नियम कानून में 3/4 जो है सदस्यों की सहमति होनी ही चाहिए। तो 3/4 सदस्यों की सहमति का मतलब होगा कि केंद्र सरकार की सहमति तो चाहिए ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो एक बार फिर से इसकी संरचना बता दें कि अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री। सदस्य में एक तो वित्त या राजस्व के राज्य मंत्री केंद्र सरकार के होते हैं, बाकी सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें सदस्य होंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल के लिए अर्हताएं, शर्तें। अब देखिए, इसमें आप क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन में हो सकता है फंसे रह जाएं, टाइम वेस्ट कर दे, लेकिन बाद में पता चलेगा ये तो बहुत आसान था। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन 3 देखिए, सही नहीं गलत पूछा है। अब ऑप्शन देखिए, सब में एक ही एक है, इसका मतलब कोई एक ही ऑप्शन गलत है। क्या दिया? राज्यपाल का महाभियोग। राज्यपाल पर महाभियोग होता ही नहीं है। पहली चीज़, महाभियोग किसका होता है? राष्ट्रपति का। संविधान में जो महाभियोग शब्द दिया गया है वो केवल राष्ट्रपति के बारे में दिया है, और बाकी प्रक्रिया के थ्रू बोल दिया जाता है कि उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा है, चीफ जस्टिस पर भी महाभियोग लगा है। लेकिन राज्यपाल को तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही, मतलब राष्ट्रपति की ही जो है मन पर, इच्छा पर ही ये इनका पद रहता है। तो कार्यकाल 5 साल, लेकिन 5 साल जो है वो फिक्स नहीं है इनका। राष्ट्रपति जब चाहे इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और पूछा क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो गया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 21 में उपबंधित महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के उल्लंघन की बात है, क्या ये ठीक है? तो हाँ, ये अनुच्छेद 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में दिया हुआ है, और उसमें क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर शुरू करनी है तो कम से कम किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/4 सदस्य साइन करके दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये किसको दे देंगे? अपने जो भी सदन के अध्यक्ष हैं उनको दे देंगे, और राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी। उसके 14 दिन बाद फिर उस सदन में राष्ट्रपति आकर के अपना जो भी है अपनी सफाई प्रस्तुत करेंगे। उसको प्रस्तुत करने के बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा जो भी है जिस सदन में लाया गया था अभी महाभियोग का प्रस्ताव, अगर वो उनके से सहमत हैं, उनकी सफाई से, तो वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। अगर वो नहीं सहमत है, उनको लग रहा है कि नहीं ये दोषी हैं, तो उसके बाद में फिर वही उपस्थित और का आधे से अधिक प्लस जो है 2/3 मतदान वाले का 2/3। ठीक है, कुल सदस्यों का आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3, उस प्रक्रिया से उस हाउस में पास होगा, फिर वही सेम प्रक्रिया अगले हाउस में जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, अभी मैंने बताया कि किसी भी हाउस में जा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी। तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।